हम तो इनसे यही कहते हैं कि आपकी ओबीसी की ही सरकार है। अब किसको बिठाओगे और कैसे बिठा पाओगे? और आप लोग कहते हो कि वो ब्राह्मण राजपूत जो भी कहते हो कि घिरे रहते हैं, क्या मजबूरी है? ओबीसी, चाहे हम आरक्षण की बात करें, 75 साल बाद भी वो ऊपर नहीं आ पाए, इसमें कहीं ना कहीं तो राजनीति का हाथ रहा है। नहीं चाहते हैं वो ऊपर आए, क्यों नहीं चाहते? 2023 में अलग अलग जाति के लोग चिल्लाते हैं कि मुझे रिजर्वेशन कैटेगरी में डाल दो। मुझे तो शर्म आती है सुन के। ये शोषक वर्ग के लोग हैं, शासक ही शोषक बन चुके हैं। शासक जो होते हैं ना, वो शोषक ही शासक बन चुके हैं। तो हमसे इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन 2024 के अंदर हम इसका व्यवस्था परिवर्तन करने वाले हैं। देश के शेड्यूल कास्ट, देश के शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम समाज के, ओबीसी समाज के लोग एकजुट होकर ये हम एनडीए को हराने वाले हैं। ये मेरा दावा है, अपील करता हूँ ऐसे लोगों को। अब संविधान को बदलने का वक्त आ गया। आप मोदी सरकार के वर्किंग स्टाइल पे अगर गौर करेंगे तो पहले जनता की नब्ज को टटोला जाता है, उसके बाद उदाहरण दे देता हूं आपको, अगर नहीं याद आ रहा हो तो, पहले मोदी साहब ने सिलेंडर बोला कि आप लोग सब्सिडी कितने लोग छोड़ोगे, ऐसे करते करते सबकी सब्सिडी खा गए। बाद में देखा कि जनता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 में खरीद के जनता अगर चुप बैठी है तो इसी को कहते हैं नब्ज टटोलना। आप ये बताइए कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं, मैं ओबीसी, एसटी, एससी, दलित समाज की महिलाओं की बात कर रहा हूं, जो एमएलए एमपी बन सकती हैं। मैं बन सकती क्यों कह रहा हूं कि आज के डेट में एक एक सीट पे, मैं एमपी की बात करूं तो 500 करोड़ रुपए के खर्चे हैं। कितने आदमी गायब करने की बात, क्या जाति की जाति गायब है जो धक्के खा रहे हैं कि मैं एससी में हूं, एसटी में हूं, ओबीसी में हूं कि जनरल में हूं, लेकिन वोटर वो है। वोट लेने के टाइम में वोटर वो है। तो आप जातिगत जनगणना की जो डिमांड चल रही है, वो जातिगत जनगणना से सरकार क्यों भाग रही है? क्योंकि उस जातिगत जनगणना के आधार पर ही आप, मोदी जी खुद अपने आप को ओबीसी का बताते हैं, और वही ओबीसी, एसटी, एससी समाज और दलित समाज के लोग आज बहुत चिल्ला रहे हैं कि हमारे को न्याय दो हर कई मामले में, चाहे उनकी बेटियों का उत्पीड़न हो, चाहे आज उनके बच्चों के रोजगार की मामलात हो, चाहे उनके साथ छुआछूत की बात हो। लेकिन मोदी जी सुन नहीं रहे। आखिर ऐसा क्या हो? फिर मोदी जी कौन से ओबीसी की बात करते हैं? ओबीसी ये आरएसएस का जरूरी है। आरएसएस का मोदी जी ये है क्या, गुलाम है। दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में पहले चुनाव होता था जनता के मुद्दों पे, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, रोजगार हो, महंगाई हो, इन मुद्दों पे पहले चुनाव हुआ करता था, यानी कि 2014 से पहले। आज जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इन बातों पे आऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ सुरेश गवई जी हैं, जो समाज सेवक हैं और काफ़ी टाइम से आवाज़ को उठा रहे हैं। सुरेश गवई जी, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, जिसके तहत आप क्या क्या कर रहे हैं। देखो, मैं पहले सब शुरुआत में आया था तो मेरा कोई संगठन नहीं था, तो अन्ना हजारे लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल लाना चाहते थे। तो उस टाइम मैंने अन्ना हजारे के विरोध में बड़ा आंदोलन किया था कि जन लोकपाल बिल ना आए, ना संविधान के ऊपर कोई बिल ना आए। तो मैं 14 दिन यहाँ इलेक्शन अनशन में बैठा था, तो अन्ना हजारे यहाँ से चले गए थे। बाद में मुंबई गए हुए हैं, फिर मुंबई के बाद में मैं मुंबई गया तो वो यहाँ से घर चले गए। उसके बाद में अभी तक अन्ना हजारे यहाँ से गायब हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने 200-400 की नोट के लिए अप्लाई किया था। 200 नोट बाजार में है। मैं नदी जोड़ प्रकल्प पास करवा के लिया था। फिर मैंने एट्रोसिटी एक्ट स्ट्रॉन्ग करने की बात किया था। तो ऐसे मुद्दे में यहाँ लेके आता हूँ और समाज की एट्रोसिटी एक्ट, जो मतलब दलितों पे अत्याचार को जो एक्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने अर्जी किया था। और मैंने बहुत ऐसे काम किए कि वो अनगिनत है। अभी छोटे छोटे काम बता दिया आपको। आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि जो विवेक ओबेरॉय है, जो सलाहकार है अपने प्राइम मिनिस्टर का, तो वो कहते हैं कि संविधान के अंदर बदलना चाहिए। तो उन्होंने कोई पेपर में लिख दिया लिंक के अंदर, तो उसके विरोध में मैं यहाँ पर आया। और भगवान जो आरएसएस की चीफ है मोहन भागवत कहते हैं कि भारत इज़ नॉट इंडिया, इंडिया इज़ नॉट भारत। लेकिन बाबा साहब ने आर्टिकल 1 में दिया है भारत इज़ इंडिया। तो उनके विरोध में, मैं भेदभाव करने के विरोध में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के मैं यहाँ पर आया हूँ। चलिए, पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जिस विवेक ओबेरॉय की ये बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि अब संविधान को बदलने का वक्त आ गया। आप मोदी सरकार के वर्किंग स्टाइल पे अगर गौर करेंगे तो पहले जनता की नब्ज को टटोला जाता है, उसके बाद उदाहरण दे देता हूं आपको, अगर नहीं याद आ रहा हो तो, पहले मोदी साहब ने सिलेंडर बोला कि आप लोग सब्सिडी कितने लोग छोड़ोगे, ऐसे करते करते सबकी सब्सिडी खा गए। बाद में देखा कि जनता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 में खरीद के जनता अगर चुप बैठी है तो इसी को कहते हैं नब्ज टटोलना। तो क्या संविधान को बदलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जनता की नब्ज टटोली जा रही है? जिस विवेक ओबराय की ये बात कर रहे हैं, जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है अपने मांग के अंदर कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अलग अलग तरीके के कई बार लोग कटाक्ष भी कर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। जो विवेक ओबराय का आर्टिकल था, बहुत सारे जानकार का कहना है कि ये एक तरह से जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है कि जनता का इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। सब कुछ ठीक रहा तो फिर एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। तो यही तो उनकी चाल होती है ना। 1919 में कहा था ब्रिटिश सरकारों ने कि कभी भी आप न्याय के बारे में अपेक्षा मत करो मनुवादी सरकारों की, मनुवादी मानसिकता के आदमी की। 1919 अंग्रेजों ने कहा था कि न्याय की प्रक्रिया में फेल हो जाएंगे। ऐसे ही इनकी आरएसएस वाले लोग हैं कि जो मोदी साथ बैठते उठते, मोदी सरकार बनाने में उनका ही हाथ है। लेकिन आज वो हिंदू और मुस्लिम की ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये आज संविधान और हिंदू की ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और आज वो सनातन की बात कर रहे हैं। उनको मालूम है हम हिंदू मुस्लिम फेल हो चुके हैं, सनातन की बात कर तो आगे आएंगे। तो इन्होंने महिलाओं की भी बात कर ली, महिलाओं को आरक्षण देके सोचा कि महिलाओं को भी हमारा वोट बढ़ेगा, ध्रुवीकरण होगा। लेकिन आजकल की महिला, जवान महिला, बुजुर्ग महिला सावध हो चुकी है। ये आने वाले दिनों में एनडीए को कभी भी वोट करेंगी नहीं, मोदी को वोट नहीं करेंगी। ये एक नस पकड़ने का मोदी का कारण था, और इसीलिए उन्होंने पहले नीति आयोग लाया। नीति आयोग के अंदर उसने शिक्षा का निजीकरण किया। आज पूरे 4 लाख स्कूल उन्होंने प्राइवेट निजीकरण किया कि वहाँ पर गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, दिहाड़ी में काम बच्चे पढ़ते, वो निजीकरण में जाने में उतना पैसा नहीं दे सकते। एक मेरा क्वेश्चन है अब सुरेश जी कि आप किस समुदाय से आते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो देश का एक नागरिक हूँ, प्रथम भारतीय हूँ, बाद में भारतीय हूँ। मैं समुदाय से, बुद्धिस्ट समुदाय से आता हूँ, बाबा साहब के वंश हूँ मैं। और मेरे समुदाय से मतलब बाबा साहब ने, एक बार मैं इसे समुदाय क्यों पूछा आपसे, उसकी एक वजह है। आपने महिला आरक्षण की बात करी है। महिला आरक्षण जो अलग अलग एक्सपर्ट का दावा है कि किसी भी कीमत पे 2034 से पहले अप्लाई नहीं किया जा सकता। डिलिमिटेशन हो, चाहे सेंसस की बात करें हम, किसी भी कीमत पे 2034 से पहले, बहुत जल्दी होगा तो 2034 से में जाके अप्लाई हो सकता है। 10 साल पहले उस कार्ड को खेलना, जिस महिला वोटर्स, मैं बता दूं आपको कि इस देश में करीब करीब 100 करोड़ वोटर हैं, उसमें से अगर हम बात करें तो 46.5% यानी कि 46 करोड़ महिला वोटर्स हैं, जिन महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके का, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उनके वोट लेने के लिए कार्ड खेलती है। जो महिला आरक्षण बिल है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि महिलाओं को एमपी में, सदन में हो या विधानसभा में हो, मैं इसलिए आपसे समुदाय पूछा, अब आपके ऊपर आता हूं। आप मुझे बताइए कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं, मैं ओबीसी, एसटी, एससी, दलित समाज की महिलाओं की बात कर रहा हूं, जो एमएलए, एमपी बन सकती हैं। मैं बन सकती क्यों कह रहा हूं कि आज के डेट में एक एक सीट पे, मैं एमपी की बात करूं तो 500 करोड़ रुपए के खर्चे हैं। कितनों के पास हैं कि जाके वो इलेक्शन लड़ सकती हैं? तो इसीलिए तो बाबा साहब ने 1932 में पुनः पैक्ट के अंदर आरक्षण लाया था लोगों के लिए कि जो हमारे समाज के लोग चुन के जाए, हमारे समाज का अधिकार हक रखे। लेकिन इसी बात को मैं आगे लेकर करना चाहता हूँ कि आज के हमारे विधायक चुन के नहीं आते, गरीब के सांसद चुन के नहीं आते, इसलिए बाबा साहब ने 131 लोग को, SC ST को सांसद का आरक्षण दिया पुनः पैक्ट के अंदर। ऐसी इनकी न्यूज़ रखते हैं इन लोग कि ये हम अभी चुन के जा ही सकते नहीं, क्योंकि हमें इतना मजदूर कर दिया, इतना गरीब कर दिया कि हम लोग इलेक्शन कभी लड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने उसी दिन सोच रखा था कि मेरे समाज के लोग लड़ नहीं पाएंगे ये पूंजीपतियों से, ये पैसे वालों से, मसल पावर वालों से। इसलिए बाबा साहब ने पॉलिटिकल आरक्षण दिया था। तो आरक्षण को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। जो आरक्षण लेते हैं ना ये सांसद, वो भी उनके कब्जे में कर लिया। महिला का तो बात ही छोड़ दो, महिला को तो पहले मानसिक गुलाम बना रखा है। आपको पता है एक चीज, ऐसे कितने समुदाय हैं जो पूरी जाति की जाति गायब है, जिसका कहीं लिस्टिंग ही नहीं है। सपेरा, अहेरिया, 2 जो यहाँ आए थे, मैं उन्हीं की अगर बात करूं, ऐसे कितनी जातियां हैं। यहाँ तो पूरी आदमी गायब करने की बात क्या, जाति की जाति गायब है, जो धक्के खा रहे हैं कि मैं एससी में हूँ, एसटी में हूँ, ओबीसी में हूँ कि जनरल में हूँ। लेकिन वोटर वो है, वोट लेने के टाइम में वोटर वो है। तो आप जातिगत जनगणना की जो डिमांड चल रही है, वो जातिगत जनगणना से सरकार क्यों भाग रही है? क्योंकि उस जातिगत जनगणना के आधार पर ही आपके समाज का, या हमारे दलित का, या हमारे गरीबों का, या हमारे उन जातियों का कल्याण होगा जो देश के मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे।
तो यही तो उनको डर पैदा हो चुका है ना, इसलिए तो ओबीसी का वो जाति गणना नहीं करते, SC ST का नहीं करते। एक टाइम 2011 में हो चुका था, उसके बाद में अभी तक जनगणना नहीं हुई। डेटा रिलीज नहीं हुआ 2011 में, जातिगत नहीं थी, उसका डेटा रिलीज नहीं हुआ। डेटा रिलीज नहीं हुआ 1931 में 31-32 में जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, उसके बाद सिर्फ जनगणना हुई है, जातिगत जनगणना एक भी नहीं हुई है। इसीलिए पूरे देश के अंदर 6,744 जाति आती है SC ST OBC में। इनकी जनगणना करेंगे वो तो इनको मालूम है, अगर हम जनगणना करेंगे, इन जाति ने यहाँ जनगणना करेंगे तो हमारी संख्या है 3.5% और ये है 95%। तो ये जीत के आएंगे, इनकी आबादी बढ़ेंगी, इनकी आबादी ज़्यादा है, इनकी बहुसंख्य लोग है, तो ये हमें हरा देंगे, हमारे नेस्तनाबूद करेंगे। इसलिए जाति जनगणना वो नहीं करते, उनको डर लगता है और डरते इस करने से। हरा देंगे तो शायद उनके दिमाग में हो ना हो, इस देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जो कहते हैं ना, उस चीज से भागने की कोशिश कर रही है सरकार। हारना जीतना तो बात की बात है, लेकिन मेरा सवाल है कि मोदी जी खुद अपने आप को ओबीसी का बताते हैं और वही ओबीसी ST SC समाज और दलित समाज के लोग आज बहुत चिल्ला रहे हैं कि हमारे को न्याय दो हर कई मामले में, चाहे उनकी बेटियों का उत्पीड़न हो, चाहे आज उनके बच्चों के रोजगार की मामलात हो, चाहे उनके साथ छुआछूत की बात हो, लेकिन मोदी जी सुन नहीं रहे। आखिर ऐसा क्या हो, फिर मोदी जी कौन से ओबीसी की बात करते हैं? ओबीसी ये RSS का जरूरी है, RSS का मोदी जी ये है क्या, गुलाम है। मोदी जी चाहता है, जो RSS चाहता है वो मोदी जी करेगा। उसको RSS को मालूम है कि अगर जनगणना होगी, इसलिए मोदी जी डरता है। तेरी समाज से आता है, लेकिन वो नकली ओबीसी है, वो असली ओबीसी नहीं है। इसलिए मैं उसको आरोप करता हूँ, ओबीसी अगर हो गए तो पहले ओबीसी समाज का आरक्षण लागू करो। 27% आरक्षण मनमोहन अपने इसके सिंह साहब के, यूपी सिंह साहब के अंदर में आया था, जब से इन्होंने विरोध किया था बीजेपी के लोगों ने कि ये ओबीसी आरक्षण मत दो। इसलिए मोदी ये नकली मोदी है और नकली ओबीसी है, इस पर हमारा समाज का भरोसा नहीं है। नकली ओबीसी और कह रहे हैं ये है, लेकिन सवाल ये है कि जब लोग, हम तो इनसे यही कहते हैं कि आपकी ओबीसी की ही सरकार है, अब किसको बिठाओगे और कैसे बिठा पाओगे? और आप लोग कहते हो कि वो ब्राह्मण राजपूत जो भी कहते हो कि घिरे रहते हैं, क्या मजबूरी है? ओबीसी, चाहे हम आरक्षण की बात करें, 75 साल बाद भी वो ऊपर नहीं आ पाए, इसमें कहीं ना कहीं तो राजनीति का हाथ रहा है। नहीं चाहते हैं वो ऊपर आए, क्यों नहीं चाहते? 2023 में अलग अलग जाति के लोग चिल्लाते हैं कि मुझे रिजर्वेशन कैटेगरी में डाल दो। मुझे तो शर्म आती है सुन के। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था उस टाइम में ताकि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो ऊपर आए। वो ऊपर तो नहीं आ सके, लेकिन इस 21वीं सदी में वो जातियां आकर चिल्लाती है कि हमें ओबीसी और ST में डाल दो ताकि रिजर्वेशन मिले। ये शर्म की बात नहीं है। हम विश्वगुरु की बात करते हैं, ये फैक्ट है कि नहीं है? यस, फैक्ट है। तो फिर जब उनका उत्थान नहीं हुआ इतने सालों में, तो ये कहते हैं हमको 21वीं सदी में ओबीसी बना दो। उनको उत्थान कर ही सकते नहीं, वो उनके पास में पहले से न्याय देने की क्षमता नहीं है। ये शोषक वर्ग के लोग हैं, शासक ही शोषक बन चुके हैं। शासक जो होते हैं ना, वो शोषक ही शासक बन चुके हैं। तो हमसे इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन 2024 के अंदर हम इसका व्यवस्था परिवर्तन करने वाले हैं। देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम समाज के, ओबीसी समाज के लोग एकजुट होकर ये हम NDA को हराने वाले हैं। ये मेरा दावा है। अपील करता हूँ ऐसे लोगों को मैं, जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे और आपके चैनल के माध्यम से, मोदी को हटाना है और देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। मुझे एक चीज़ बताइए, आखिर में बताइए कि इस देश में सबसे बड़ी जो आज के डेट में ज़रूरी चीज़ है वो है जातिगत जनगणना। जिस दिन वो हो गया, एक एक पत्ता और कलई खुल जाएगी इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी और सरकार की। उसके लिए आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अपने समाज? देखो, हमने बिहार में जाके इसका शुरुआत की थी, न्यू दी थी, लेकिन इसको लड़ने के लिए हमारा ओबीसी समाज एकजुट हो जाएगा तो इसको भी लड़ेंगे हम तो SC ST तो एक साथ में लड़ ही रहे, आगे वाले दिन में लड़ेंगे। और ये SC ST OBC एक हो जाएंगे तो सरकारें SC ST OBC की बनेगी। ये यहाँ से मैं अपील करता हूँ सभी समाज को। चलिए, हमारे साथ सुरेश जी थे और मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि मैं जब भी इनकी तरफ देख रहा था तो मुझे अंबेडकर साहब के लुक से लाइक ये नज़र आ रहे थे। तो इन जैसे शकल वालों ने ही, बाबा साहब ने संविधान लिखी थी, लेकिन नए भारत में नए लोग, इन जैसे लोग अपने समाज और देश के लिए लड़ रहे हैं। मैं एक समाज की बात नहीं करूँगा, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। तो क्रांति तो ऐसे इन जैसे लोग ही लाते हैं जो डेडिकेटेड होकर समर्पण की भावना से देश की सेवा में लग जाते हैं और लोगों को जगाने का काम करते हैं। पहुँच आपकी कितनी भी हो, अगर आपने एक आदमी को जगा लिया तो आपने अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। आप ये मत सोचिए कि 100 लोगों को मैं कैसे जगाऊंगा। एक आदमी को जगा लीजिए अपने बगल वाले को, और वो अपने बगल वाले को जगा लेगा,
तो आपका कर्तव्य पूरा हो गया और देश का आपने बहुत बड़ा सेवा किया। नमस्कार।